हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो पढ़ा था। इंट्रो में फेडरलिज्म पढ़ लिया, रूल्स लॉ पढ़ लिए, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ ली। गॉट इट। अब जो है हमारा सोवर्निटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, मैंने प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है क्या, फेडरलिज्म, है ना, सॉरी, सोवर्निटी एंड सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये सब हमारे किसमें दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताइए, प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, सो यू कैन लिख राइट दिस कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। सार दिखाती है हमें, क्या दिखाती है, सार दिखाती है ये। ठीक है, देन जिसको कौन प्रेजेंट करता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ना, उसकी सारी चीजें पढ़ने के लिए प्रियम्बल जो है बेसिकली गिवन आइडिया है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट, डाटा अडॉप्शन, इन सब चीजों का कि हमने कहाँ से डाटा अडॉप्ट किया है, कौन सा सोर्स हमने लिया है इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपने नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझना है। हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल क्या थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 1947 में रिसोल्यूशन हुई थी, पर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत की थी। ठीक है, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है ये प्रियम्बल, इन्फोर्सेबल कोर्ट है, कोर्ट में इन्फोर्स होती है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसको कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, कल भी ये बात मैं बता चुकी थी। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल के कंपोनेंट क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये है मेन कंपोनेंट, क्या है, सोवर्निटी, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और आज हमारा टॉपिक भी यही है। तो इसको लिख ले कि सोर्स ऑफ, ठीक है, प्रियम्बल क्या है, सोर्स ऑफ प्रियम्बल, सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। इससे पहले मैं पहले वाली में भी आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि सोवर्निटी का मतलब क्या होता है ना, बताया था ना। तो कि सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है ना, संप्रभुता, लिख लो, हिंदी में लिखते चलो थोड़ा सा, सोवर्निटी, संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, या फिर बोल दो पंथ निरपेक्ष, और एक और वर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लिखते चलो। ठीक है, ठीक है, डन, ओके, डन। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, वो लिखना था, इसे समझना है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी को देखते हुए हमने डिक्लेयर किया इंडिया, क्या डिक्लेयर किया इंडिया को, इंडिया टू बी आ सोवर्न, इंडिया क्या है बेटा, सोवर्न है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, हमने प्रियम्बल में बताया। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल, सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, है ना, हमने क्या बताया, देखो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या हमने ऑब्जेक्टिव स्टेटस बताए, क्या ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बताए प्रियम्बल में, क्या सेक्युलर जस्टिस, सॉरी सिक्योर जस्टिस, क्या हमारी जो जस्टिस है वो सिक्योर है। ठीक है, न्याय हमारे साथ सिक्योर है, न्याय होना ही होना है ना, लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता है, हमें इक्वालिटी है ऑल सिटीजन्स को, फर्टर्निटी, बंधुत्वता है, मेंटेन द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, बंधुत्वता को हमें क्या करना है, बनाकर रखना है अपनी यूनिटी के लिए। ठीक है, अपने नेशन के लिए। ठीक है, हमें ये बनाकर रखना है, बंधुत्वा, बंधुत्वता। ठीक है, फर्टिनिटी को बनाते हुए रखना है। ठीक है, जिससे हमारे देश का क्या होगा, कल्याण होगा, विकास होगा। ठीक है, इसके बाद आती है कि the date is mentioned in the preamble when it was adopted, 26 नवंबर अडॉप्ट हो गई थी, है ना, जाहिर सी बात है, जब हमारा संविधान बनेगा तभी हम उसको अडॉप्ट भी करेंगे। तो की वर्ड्स इन प्रियम्बल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द की वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, कि भाई की वर्ड्स क्या थे प्रियम्बल्स में। ठीक है, तो कीवर्ड क्या थे भाई प्रियम्बल के अंदर, कीवर्ड्स क्या थे प्रियम्बल में, we all the people of India indicate ultimate sovereignty, it is a keyword, right, then sovereignty of people of India, हर हम सब क्या है, सोवर है, हम सब क्या है, हम सब प्रभु है, स्वयं प्रभु है, हम हमारे पास कोई दबदबा नहीं है, सोवर्निटी। अब सोवर्निटी लिखने के बाद लिखो बेटा, पहला पॉइंट सोवर्निटी, और सोवर्निटी के बाद लिखो सोवर्निटी मीन द क्या,
इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, हम लोग इंडिपेंडेंट है, नॉट बीइंग अ सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट एक्सटर्नल पावर, यानी कि हिंदी वाले कि स्वयं प्रभु, यानी कि संप्रभु मतलब है हम लोग क्या है, स्वतंत्र है एक अथॉरिटी के रूप में। कोई अथॉरिटी, कोई अदर स्टेट, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, हमारे ऊपर चीजों को नहीं थोपेगी। वी आर इंडिपेंडेंट। गॉटेड बच्चे? नोट डाउन करो इसको। ओ सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी और मैं समझाए चली जा रही हूँ। लिटरली लिटरली सॉरी फॉर इट। मैं माइक ही खोलना भूल गई थी।
ठीक है, लिटरली सॉरी, मैं दोबारा समझा देती हूँ, कहाँ से समझाना है। सोवर्निटी से की पॉइंट्स हो गया था। Sovereignty terms mean India has a independent authority, not dominant of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations. यानी कि हम लोगों पे किसी का भी कोई दबदबा नहीं है, हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, हमारी लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पावर के लिए उसके पास पावर है लॉ बनाने के लिए, पर कुछ लिमिटेशन के साथ। ऐसा नहीं कुछ भी बनाएगी। सोशलिस्ट हमने क्यों अपनाई? हमने वेलफेयर के लिए सोशलिस्ट अपनाई। किसके लिए अपनाई? हमने वेलफेयर के लिए हमने सोशलिस्ट अपनाई कि भाई हम वेलफेयर वर्क करेंगे। इक्वालिटी के लिए हमने सोशलिस्ट अपनाई। सोशलिस्ट इसलिए अपनाई क्योंकि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए सोशलिस्ट अपनाई, वेयर द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट। जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों सेक्टर, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, दोनों सेक्टर क्या करते हैं, हमारे कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इट वाज एडेड द प्रीएम्बल, ये एडिट की गई प्रीएम्बल में। कब एडिट की गई? 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 में। ठीक है, डन। इतना आया समझ? होप आया होगा। देन इसके बाद हम जाते हैं कहाँ? सेक्युलर। अब हमने सोवर्निटी पढ़ ली, ठीक है, सोवर्निटी पढ़ ली हमने, सोशलिस्ट भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलर के बारे में। ठीक है, सेक्युलर क्या है? सेक्युलर मतलब होता है बेटा क्या? सेक्युलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लिख लो। वैसे तो पहले हमारे यहाँ पर क्या मतलब, भारत के अंदर जो संविधान था हमारा, अभी भी है, पंथ निरपेक्ष की जगह लिखा हुआ था धर्म निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द ऐड किया गया है। पंथ निरपेक्ष जो था बेटा, वो क्या था? पंथ निरपेक्ष क्या था बेटा? कि हम लोग किसी एक पंथ के नहीं हैं। ठीक है, हम लोग किसी एक पंथ के नहीं है, मतलब हमारा जो भारत है वो किसी एक पंथ की तरफ नहीं है। द टर्म मींस दैट ऑल रिलीजियस इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट। जितने भी सारे रिलीजियस है इंडिया में, बहुत सारे रिलीजियस है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस इंडिया के अंदर हैं, जो क्या है, वो उसको इक्वल क्या देगा? इक्वल रिस्पेक्ट देगा उसको, रिलीजियस को। ठीक है, किसी के साथ जातिवाद का या धर्मवाद का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई जाति धर्मवाद नहीं सहेगा हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए हमने सेक्युलर वर्ड को इस्तेमाल किया था। हमने सेक्युलर वर्ड को क्या करा था? जोड़ा था कि हम क्या करेंगे, ऑल रिलीजियस जितने भी हैं हमारे, उनको हम बराबर का दर्जा देंगे। ठीक है, किसको? रिलीजियस को। गॉट इट? हम रिलीजियस को क्या करेंगे? बराबर का दर्जा देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट रखेंगे। ओके, सो प्रोटेक्शन और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट की तरफ से हमें क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, हर रिलीजियस को किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से। स्टेट मतलब सरकार की तरफ से। इट वॉज इन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल, यानी कि क्या हुआ था? प्रीएम्बल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेटेड करा गया था। कब? 42 अमेंडमेंट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन के 42 अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 19 कब हुआ था वो? 1976 में हुआ था। गॉट इट? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, ये पूरा लिखना है सेक्युलर के बारे में। ठीक है, डन। सेक्युलर कंप्लीट। ठीक है, सोवर्निटी कंप्लीट। अब आते हैं किस पे हम? सोशलिज्म यानी कि सोशलिस्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम किसके ऊपर? डेमोक्रेटिक के ऊपर। हमारी प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड भी है। ठीक है, देखो, द टर्म implies that the Constitution of India has established from the Constitution, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से हमने क्या करा? गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम ऑल पीपल एक्सप्रेस इन इलेक्शन। हमारे पास क्या था? डेमोक्रेटिक सिस्टम था। जब हमने शुरू से ही हमने अपना संविधान बनाया था तब से। क्या होता है डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बात करूं तो हम इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी की बात करूं तो लोक मतलब क्या होता है? लोग, है ना, और तंत्र, तंत्र मतलब समूह। तो जब लोगों का समूह अपनी सरकार अपनी इच्छा से क्या करता है बेटा? अपनी सरकार को अपनी इच्छा से चुनता है।
तो वहां पे क्या लग जाता है हमारा लोकतंत्र, क्या हो जाता है वहां पर आ जाता है लोकतंत्र वर्ड। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। हमारे पास, मैंने उस दिन भी बताया परसों, कि लोकतंत्र जब ही होगा हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, है ना, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होगा, है ना, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा। चाहे हम किसी भी जाति के हो, कैसे भी हो, है ना, काले हो, गोरे हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हमें अधिकार होगा, तो वो डेमोक्रेसी है। और तो और हमारी जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, उस पर किसी का भी कहना हो, अंकुश ना हो, तो हम कौन है, डेमोक्रेटिक है हम लोग। तब मैं बोलूंगी गर्व से कि हाँ मैं डेमोक्रेटिक हूँ। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, तो क्वेश्चन ये आ जाता है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, या फिर बीए में भी आ जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी किस तरीके से आघात में पहुंचती जा रही है, बताओ जरा। क्योंकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन बहुत कमी से हो पा रहे हैं, है ना, घोटाले हो जाते इलेक्शन होते समय, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अपना वोट जो होता है सोच समझ के नहीं देते हैं, है ना, किसी भी जाति के नाम पे देते हैं, किसी परिवारवाद चल रहा है यहाँ पर, है ना, हमारा परिवार तो कोई खड़ा हो गया, हम तो सब उनको ही देंगे, क्या, हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं। तो इसलिए हमारा डेमोक्रेसी जो है सिस्टम, इस डेमोक्रेसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और इसको प्योर रूप से लाने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता, तो वो डेमोक्रेसी सिस्टम को बढ़ावा कैसे देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक और शब्द आता है हमारे प्रियम्बल के अंदर, रिपब्लिक। द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड इन इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि हम लोग रिपब्लिक है, बिल्कुल है, हमारे पास खुद का संविधान भी है भाई, हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो इलेक्टेड करते हैं स्टेट को, ठीक है, यानी कि मंत्रियों को पदवी कराते हैं, उनको पद देते हैं। ठीक है, सो वी आर डेमोक्रेटेड, वी आर रिपब्लिक ऑल्सो। अब हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम लोग, बिल्कुल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी सोसाइटी, सोसाइटी में इंटीग्रिटी बनाना, प्रमोट करना यूनिटी अमंग द सिटीजन, लोगों के अंदर एकता अखंडता बनाए रखना अपने ग्रेट नेशन के लिए। दूसरी चीज क्या, कि द मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट हार्मोनी थ्रूट्स ऑफ द नेशन, द फैक्टर ऑफ विच अचीविंग द ऑब्जेक्टिव जस्टिस। हमारे यहाँ जस्टिस, मैंने उस कल भी इसको वर्णन किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उसमें जस्टिस का उल्लेख किया है, हमने न्याय का उल्लेख किया है। ठीक है, नेसेसरी मेंटेन बताते हुए हमने सोसाइटी यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की बात की है, यानी कि जस्टिस की बात की है। तो इसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए। फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि हम नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताती है कि सरकार को कौन कौन से कार्य करने हैं, है ना, और हमने कौन कौन से राइट दिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इजी है, एवरीथिंग इजी। जब आप सोच लेते हो ना कि हमने इसे करना ही करना है, तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं अपने आप ही। ठीक है, ये आ गया आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी आई ऑल्सो डिफाइन दिस, लिबर्टी आई ऑल्सो डिफाइन दिस, फर्टिलिटी आई ऑल्सो डिफाइन दिस। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा फर्टिलिटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। ठीक है, अच्छा एक केस लॉस पढ़ लेते हैं हम थोड़े से। अच्छा, अगर हम अपने आंसर्स में केस लॉस डिफाइन करते हैं ना, तो हमारे लिए इफेक्टिव आंसर बनता है और मार्क्स गैदर करने के काफी मौके मिल जाते हैं हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। तो स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल को देखते हुए हमने देखा है, डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के और सुप्रीम कोर्ट के सेवरल टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, अंडरस्टैंड किया है, रीडिंग फॉलोइंग टू केसेस। ये केस जो हर किसी को पता ही होना चाहिए। तो इन दो केसेस के बारे में देखते हैं कि भाई प्रीएम्बल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी नहीं। पहला केस है आपका बेरू बेरूबारी केस। इट वाज यूज्ड एट रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। हमारा जो ये केस है वो किसमें है, अंडर आर्टिकल 143 के फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन
of Indo-Pakistan Agreement related to Bari-Bari Union of exchanging the enclave, which were decided the consideration, यानी कि जिसने कंसिडरेशन इंडो पाक एग्रीमेंट में किया। अब एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या था, राइट? इस केस में हुआ क्या था कि इस केस के तहत जो कंसिडरेशन की बेंच थी, 8 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, तो इसमें थ्रो द बेरू बारी केस द कोर्ट स्टेट प्रीएम्बल इन द की ओपन द माइंड मार्कस बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के तहत हमें पता चला, क्या पता चला कि जो हमारी मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला जो प्रीएम्बल है इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स बट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या कि जो भाई आपकी जो ये है प्रीएम्बल है जिसमें इतने सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए, सोशलिज्म क्या है, लिबर्टी क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, सोवर्निटी क्या है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, therefore it's not enforceable in a court of law। यानी कि इसमें कोई इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आपकी लिबर्टी कोई छीन रहा है तो हम इसके तहत कुछ नहीं करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ कर लेंगे दूसरी, ठीक है? इस केस के तहत हुआ ये। वहीं पर दूसरे केस की तरफ केशवानंद भारतीय जो भूमि वाला मामला था कि भाई यहाँ पर इसने जमीन वगैरह ले ली थी, ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने, इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम बेंच ऑफ 13 जजेस, अब जो बेंच बैठी थी वो 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी इस केस को सॉल्व करने के लिए, was assembled to hear writ petition court held the preamble of a constitution now be considered as a part of the constitution। यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, क्या कह दिया भाई इन्होंने यहाँ पर कि ये जो है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसमें बोला, केशवानंद भारतीय केस में बोला कि ये जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। द प्रीएम्बल इज नॉट अ सुप्रीम पावर बट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बोल दिया भाई आपने, पहले तो आपने बोल दिया कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब बोलते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि पावर ऑफ सोर्स एनी रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिटेशंस important role interpretations of status provisions of the constitution, it can be concluded the preamble is a part of introductory part of constitution। इन्होंने कहा कि preamble क्या है बेटा, part of constitution है, ठीक है? the preamble is not a supreme power, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। 1995 में एक और केस आया, यूनियन गवर्नमेंट LIC ऑफ इंडिया, इसमें बोला उन्होंने हैज once again the preamble is an integral part of constitution but is not directly enforceable court। अब पहले में क्या बोला, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, इस केस को हम अपनाएंगे तब जब ये प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे हमसे एग्जाम में, बताऊंगी कैसे, इन केसेस को कब लिखना है हमें, जब ये क्या करेंगे हमसे प्रीएम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि प्रीएम्बल क्या है या प्रीएम्बल को लेकर कुछ, ठीक है? जैसे कि पिछली बार भी आपका सेपरेशन ऑफ पावर का डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था आपको सेपरेशन ऑफ पावर का कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में डिफाइन करो, है ना? और ये भी बता दिया था कि मतलब सेकंड क्वेश्चन आया था नेक्स्ट टाइम पर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर पूछा था, फीचर में भाई हम प्रीएम्बल बताएंगे पहले, है ना? तो हम प्रीएम्बल में बताएंगे कि क्या ये फोर्सेबल है। चलो मैं बता देती हूँ कैसे बताएंगे हम, फिर मैं ये वाला केस भी बताती हूँ आपको। देखो आपको लग रहा होगा हम पता नहीं कहाँ ही डिफाइन करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मेरे को आया फीचर, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात कर लेती हूँ जो हमें पिछले क्वेश्चन उसमें मिलता है, किसमें, क्वेश्चन पेपर में। तो उन्होंने बोला फीचर बताने हैं हमें, क्या बताने हैं, फीचर बताने हैं। तो फीचर कैसे बताएं भाई अब हम, है ना? पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन बताना, आप क्या करेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है? आप इंट्रो लिख देंगे, उसके बाद में आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखेंगे, है ना? आप हिस्ट्री लिख देना, आप थोड़ी सी इसमें, राइट, वेट, आप इसमें लिख देंगे हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री के बाद आप इसकी लिखना मेन पॉइंट यानी कि फीचर। आपने लिखे यहाँ पे फीचर, फीचर की बना देंगे आप एक फ्लो चार्ट। मान लो ये फीचर है और एक फीचर, दो फीचर, लिबर्टी, सोशलिस्ट, सोवर्निटी, डेमोक्रेटी, ये लाइक सारी चीजें आप इसमें इक्वालिटी वगैरह डाल देंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये चीजें लिख देंगे, ठीक है? लिख देंगे आसानी से, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे देन कि
प्रियम्बल इज अ मेन फीचर ऑफ, प्रियम्बल इज अ मेन कंसेप्ट एंड फीचर, या बोल सकते हैं कि भाई जो हमें एडवाइजरी दे रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है वैसा है, प्रियम्बल के बारे में लिखेंगे। फिर प्रियम्बल की सारी वो डेफिनेशंस लिख देंगे जो मैंने आपको पढ़ाई है, सोवर्निटी की, डेमोक्रेसी की, सोशलिस्ट की, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब लिख देंगे। देन एक क्वेश्चन बनाएंगे आप क्या, कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ऐसे करके। ठीक है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि हम इसके इस कंसीडर वी कंसीडर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, लेट अंडरस्टैंड विद द केस लॉज। तो आप केस लॉज लिखेंगे, पहली केस लॉज कौन सी लिखेंगे, बेरुबारी केस की। दूसरा लिखेंगे केशवानंद भारती के बारे में। तो इसमें आप क्या करेंगे, इतना समझ में आया कि ऐसे ऐसे करना है। अब उसमें आप केस लॉस में, जैसे आपने पहले लिखी, सारी केस लॉस के बाद में बता देना कि भाई 8 जजेस की बेंच बैठी। ठीक है, 8 जजेस की बेंचेस ने बताया, डिक्लेयर करा कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड में 13 जजेस बैठे, 13 जजेस की बेंच बैठी, बता देना केशवानंद भारती मामला था, स्टेट वर्सेस केरला। स्टेट वर्सेस केरला का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेट वर्सेस केरला। केरला स्टेट वर्सेस मतलब क्या, केरला के जो मतलब केशवानंद भारती जो है उसका जो केस था स्टेट के द्वारा डाला गया था सरकार के। ठीक है, क्योंकि वो भाई उसके ऊपर था, आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे, मैं उसमें दोबारा बताऊंगी आपको कि भाई उस पे था भूमि के मामले पे, थोड़ा डीपली, और बहुत अच्छा केस है। ठीक है, अभी आगे जाके अगर इसकी नीड पड़ेगी कि हम पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ जाए हमें, तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी, बट अभी आपको यहाँ पे जजमेंट लिखनी है। किसकी जजमेंट आ गई, 8 बेंच ने जो बैठी थी जजेस की, उन्होंने बताया, सॉरी इसमें 13 बेंच बैठी हुई थी सेकंड वाले में। ठीक है, हाँ सेकंड वाले यानी कि केशवानंद भारती वाले मामले में 13 जज बैठे हुए थे। इसे बोलते हैं हम 13, जहां पर 13 लोग होते हैं ना जजेस, उसकी बेंच, यानी कि 13 लोगों की बेंच, 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि यस इट इज अ क्या, जो प्रियम्बल है वो क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ डायरेक्टली तो नहीं है, पर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसे उल्लंघन नहीं कर सकते इसका। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है बेटे, बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बताना है, आंसर्स को लिखना है, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, ठीक है, अब आता है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी इंडिया। ये केस भी बहुत अच्छा है आपका। इसमें क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन बोल दिया कि प्रियम्बल जो है पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल जस्टिस में नहीं हो सकती, कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हो आप, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली आप चाहे कर सकते हो इसको। ठीक है, गॉट इट, इसको लिखते चलो। लिख लिया, देखो अब 40 मतलब 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जजमेंट में केशवानंद भारती केस में इट वॉज एक्सेप्टेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 76 का केस था वो। ठीक है, लिख लेना इसको, must be write it as a part of constitution, preamble can be amended under आर्टिकल 368। तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन बच्चे। क्या, कि अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको मान लिया तो मैं इसको अमेंडमेंट कर सकती हूँ, मतलब मैंने लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के मेंबर्स, और किसके तहत करेंगे हम अमेंडमेंट, 368 अमेंडमेंट आर्टिकल है हमारा। ठीक है, बट मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छूंगी, उन्होंने साफ बोल दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छूओगे, प्रियम्बल के कैन नॉट अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इस मामले से हमारे सामने आई है। हम्म, बस इतना आपको करना है, लिख लो ये भी। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या हुआ बेटा, हमने चेंज किया
किस किस को वर्ड को चेंज किया हमने सोशलिस्ट को लेकर सेक्युलर वर एडेड बिटवीन द सोवर एंड डेमोक्रेटेड। हमने यूनिटी ऑफ नेशन से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन चेंज किया अमेंडमेंट्स के अंदर। ठीक है बच्चे, इसे भी लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कैसे आप हट गए थे? हाँ इतना ही, ठीक है। बाकी पर्सनल नोट्स में इस क्लास के शेयर करूंगी आपको अभी, उसके ऊपर डेमोक्रेसी के ऊपर, सोवर्निटी के ऊपर, ठीक है। पर्सनल नोट में आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पर, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, सोशलिज्म, ठीक है। सेक्युलर भी इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इजली नोट्स में अपनी लैंग्वेज में उसमें आपको शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है बच्चे। बाकी जो मैंने नोट कराया है वो अच्छे से नोट कर लेना, ये अमेंडमेंट जरूर लिखना है, कोई इशू नहीं है, छूटना नहीं चाहिए बस। अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, यू नो। ठीक है बच्चे, डोंट वरी। लिख लो इसको जल्दी से, अंदर में ऑफ करूँ क्लास फिर। गुड, डन। आपको जो क्वेरी होगी वो कॉल करके डिस्कस कर लेना, नो इशू। ओके।